चल रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि पहला चैप्टर है। इसमें आज हम ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, बस इतना है कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कि पहले तो हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, अर्थात भारत में, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही चैप्टर है 10th की हिस्ट्री में, जब एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही चैप्टर है कि भारत में एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमें पता है कि हमारे साथ व्यापार करने के लिए, हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां यूरोप से आई थी, जिसमें पुर्तगाल पहले आया था, फिर डच आया था, फिर फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिश आए, बहुत सारी कंपनियां आई थी। पहले कुछ बेसिक टर्म को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत करने आए, और इनका पहला उद्देश्य तो था व्यापार का, दूसरा उद्देश्य यह था कि ईसाई धर्म का प्रसार करना। ये माना जाता है कि इतिहास में हमको ऐसा ऐसा टर्म मिलता है कि जिससे यह प्रतीत होता है कि व्यापार का उद्देश्य इनका कम था, बट इनका जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल, मतलब कि ज़्यादा दिखाई पड़ता है। हमें मान सकते हैं कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार और व्यापार दोनों था। और उसके बाद आए थे तो ये 1498 में, पर जो इनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी वो 20 जुलाई 1497 को इनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। और जो व्यक्ति आया था उसको हम लिख दिए हैं वास्को डी गामा। यह कालीकट बंदरगाह पे आया, और उसके बाद जो इसको लाने वाला व्यक्ति था, अर्थात इसका जो पथ प्रदर्शक था, गाइडर था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। यह इसको समुद्री मार्ग से भारत ले आया, अर्थात कालीकट बंदरगाह पे। और इसका जिसने स्वागत किया, वेलकम किया, पूछता है कि अब्दुल क्या बोलते हैं, सॉरी, पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा का स्वागत किस शासक ने या किस राजा ने किया था, तो जमोरिन ने किया था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया यूरोप के, सॉरी, पुर्तगाल के बारे में। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, और सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो इसका तो पहले उद्देश्य था कि व्यापार करना, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया उसके तो इस शासन व्यवस्था को संभालने का प्रयास करने लगे, ऐसा माना जाता है। मतलब बुक में लिखा है कि 1608 में जो कंपनी थी वो पूर्ण रूप से, मतलब लिखा तो यही है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, लेकिन माना है, मतलब कि जो सही रूप है वो 1600 माना जाता है। इन्होंने क्या बोलते हैं, जो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम उस समय की महारानी हुआ करती थी। इन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट लाने का, पारित करने का उद्देश्य क्या था कि भारत में जो व्यापार है वह विस्तृत रूप से हो सके, अर्थात जो व्यापार का जो व्यापार करने की जो मांग है या व्यापार करने की जो वो है, उसको सही ढंग से, अर्थात विस्तृत अधिकार प्राप्त करना ही इस एक्ट का लाने का मेन उद्देश्य था। तो यह एक्ट 1600 में पास हो जाता है। अब उसके बाद जो कंपनी का व्यापार है वह बढ़ने लगता है। कंपनी के व्यापार को बढ़ने लगता है। उसके बाद कंपनी का जो व्यापार है, फिर उसके बाद कुछ दिन 1857 में, अब आगे चलते हैं कि 1857 में 10 मई 1857, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। पहला क्रांतिकारी विद्रोह यही हुआ था 10 मई 1857 मेरठ में। इस विद्रोह के कारण, अर्थात एक विद्रोह तो ये भी था, और उसके बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें जो कर्मचारी थे वो
अपने फायदे के लिए कंपनी को नुकसान, अर्थात जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम एलिजाबेथ थी, वहाँ ब्रिटेन की महारानी, उनको नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने 10 मई 1857 की क्रांति की वजह से, और जो ये क्या बोलते हैं, कंपनी की जो कर्मचारी थे, ये जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न थे, इनको नियंत्रित करने के लिए 1858 में हम देखेंगे कि 1858 में इन्होंने पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, अर्थात इसी को हम ताज का शासन या क्राउन के शासन के नाम से जानते हैं। पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, और उसके बाद, और इसी से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कंपनी का शासन था, इसको दो टर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं कि 1773 में जो कंपनी को नियंत्रित करने का सॉरी, जो कंपनी के जो एक कर्मचारी थे, इनको नियंत्रित करने के लिए जो ये गैर कानूनी रूप से टैक्स वैक्स लिया करते थे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने 1773 में एक एक्ट लाया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। 1773 में यह एक्ट आया 1773 में एक्ट आया। इस एक्ट के आने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ। पहली बात तो कंपनी के जो क्या बोलते हैं, कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए एक्ट आया था। जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो जो क्या बोलते हैं अवैध कर लेते थे, अर्थात अगर 100 रुपये का मुनाफा होता था तो 20 बताते थे। इस पे नियंत्रण पाने के लिए यह एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के लाने के उपरांत हम देखेंगे कि 1773 में यह एक्ट आया। इस एक्ट के आने के उपरांत बहुत सारे चेंजेस हुए। पहला चेंजेस तो यही हुआ कि 1774 में एक उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद तीन अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिबरेस्टर एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश को रखा गया। और उसके बाद जो प्रांतीय क्षेत्र थे, अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब कंपनी के अंडर आ गए। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह इतिहास में क्या बोलते हैं, यह जो बात है क्या बोलते हैं कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया। 4-5 चीज़ें हैं। और उसके बाद पहले तो हमें समझ लें कि संविधान बेसिकली होता क्या है, इसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। संविधान बेसिकली होता क्या है, हम एक उदाहरण देकर आपको समझाने के प्रयास करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मौर्य साम्राज्य, सभी ने पढ़ा होगा, मौर्य साम्राज्य की बात आती है। मौर्य साम्राज्य जो था उसमें जो, अर्थात ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य उन्हीं की वजह से मौर्य साम्राज्य हो पाया था, क्योंकि उन्होंने उनको गाइड किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के गाइडेंस पर इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाए। कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र बुक में एक ऐसी बुक है, नाम तो उससे तो ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ आर्थिक चीज़ों अर्थात जो आर्थिक है कि एक बजट कैसे पास होगा, जैसे बजट उजट होता है ना, क्या बोलते हैं, तो वैसे, लेकिन इसमें आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ जो राजनीतिक गतिविधियाँ और उसके बाद सामाजिक गतिविधियाँ, हर चीज़ का मेंशन था। लगभग बहुत सारी 5-6 बातें की गई थी कि जो राजा के बारे में बताया था कि राजा का परम कर्तव्य क्या होता है,
क्या उसको पालन करना चाहिए, जो कि एक सकुशल राजा के होने का प्रमाण देता है। ये सब बातें उसमें मेंशन की गई थी। अर्थात ये हम मान सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम संविधान को पढ़ेंगे, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र के, किसी देश के जो शासन व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चल पाती है। अर्थात जो राज्य या देश की जो क्या बोलते हैं, एक तरह से जितनी भी गतिविधियाँ हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या कोई भी राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कानून व्यवस्था की बात हो, किसी भी इन्फेंट्री की बात हो, सब चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। संविधान का मेन उद्देश्य यही होता है कि एक प्रभु संपन्न देश का निर्माण किया जा सके। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जैसे पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या क्या, क्या विशेषताएं थी रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि इसमें क्या बोलते हैं, पहला तो COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण या समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था। जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे, उनको सबक सिखाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश और हाइड चैम्बर्स और लिबरेस्टर को अन्य न्यायाधीश बनाया गया। और उसके बाद जो प्रांतीय क्षेत्र थे, बंगाल, उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इनको प्रांतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। और इसी प्रकार से ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।